आज का टॉपिक है मार्क्सवाद। कार्ल मार्क्स प्रथम समाजवादी लेखक है जिसके कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। तो कार्ल मार्क्स ही प्रथम दार्शनिक था जिसने यह बतलाया है कि पूंजीवाद का अंत होना चाहिए और साम्यवाद की स्थापना जरूरी है। इस विचारधारा के अनुसार समाजवादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना क्रांतिकारी साधनों द्वारा ही की जा सकती है। कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत, जिसमें पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स के दर्शन का मुख्य आधार है और कार्ल मार्क्स ने इस द्वंद्वात्मक सिद्धांत को प्रमुख आदर्शवादी विचारक हीगल से लिया है। द्वंद्वात्मक डायलेगो से बना है जिसका अर्थ होता है वाद विवाद करना। तो वाद विवाद में एक दूसरे का विरोधी होता है, इसलिए इसे द्वंद्व कहा जाता है। तो हीगल के अनुसार संसार की प्रकृति गतिशील है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। विकास द्वंद्वात्मक रूप में होता है और विरोधी विचारों में संघर्ष के कारण होता है। हीगल के द्वंद्ववाद में 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित है: वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो ये विकास की 3 अवस्थाएं हैं। तो हीगल मानता है कि पहले मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न होता है जिसे हम लोग वाद कहते हैं, जिसमें कोई अंत विरोध नहीं पाया जाता है। थोड़े समय बाद वाद का विरोधी विचार उत्पन्न हो जाता है जिसको हम लोग प्रतिवाद कहते हैं। तो वाद विवाद निरंतर एक दूसरे के विरोधी नहीं बने रहते हैं। वाद और प्रतिवाद दोनों में सत्य का अंश होता है, अतः इसके समन्वय के द्वारा एक नया विचार पैदा होता है जिसको हम लोग संवाद कह सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अंतिम उद्देश्य वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था, जिसमें ना कोई वर्ग भेद होगा और ना कोई किसी का शोषण। यह अंतिम अवस्था संवाद है जो किसी प्रतिवाद को जन्म नहीं देगा। वर्ग विहीन समाज की स्थापना के साथ वर्ग संघर्ष की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्ववाद की विशेषताएं, जिसमें पहला विशेषता है विश्व निरंतर गतिशील है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार समस्त मानव सभ्यता में गतिशीलता का गुण पाया जाता है और इसी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति के अंदर हमेशा कुछ नई चीज़ें उत्पन्न और विकसित होते रहती है और पुरानी नष्ट हो जाती है। विश्व की इस गतिशीलता की प्रवृत्ति की व्याख्या करते हुए एंजल्स कहते हैं कि छोटी से छोटी वस्तुओं से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक संपूर्ण प्रवृत्ति में आने व अस्तित्व में विलीन होने की प्रक्रिया लगातार चलने वाला उतार चढ़ाव और गति व परिवर्तन की अनंत स्थिति चलते रहती है। ठीक है, ये एंजल्स का है। नेक्स्ट है विश्व में परिवर्तन गुणात्मक होता है, मतलब विश्व में जो भी परिवर्तन होता है गुणात्मक होता है। तो इसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि विकास क्रम के आधार पर न केवल वस्तुओं के स्वभाव में परिवर्तन होता है बल्कि उसके गुणों में भी परिवर्तन होता है और इसी आधार कभी कभी एक वस्तु पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है, यानी इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि वह अपने पुराने गुण को छोड़ देती है और पूर्णतया नवीन गुण धारण कर लेती है। तीसरा है परिवर्तनों के कारण विश्व में होने वाले रूपांतर आकस्मिक होते हैं। मतलब परिवर्तन के कारण विश्व में होने वाले रूपांतरण जो है आकस्मिक होते हैं। मतलब उपयुक्त जो है परिवर्तन किसी योजनाबद्ध रूप में है ना, कोई उद्देश्य लेके धीरे धीरे नहीं होते हैं बल्कि आकस्मिक व क्रांतिकारी रूप में होते हैं। नेक्स्ट है विश्व में परिवर्तन सरलता से जटिलता की ओर होता है। तो कार्ल मार्क्स द्वंद्ववाद के अनुसार विकास और परिवर्तन की यह प्रक्रिया सरल नहीं है। कार्ल मार्क्स की वरन बहुत अधिक टेढ़ी मेढ़ी है, घुमावदार है, मतलब सीधा रेखा से नहीं हुई है। उन्होंने डार्विन के इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि आज के
पेड़ पौधे, पशु पक्षियों और मनुष्यों का रूप विकास की प्रक्रिया का आरंभिक दशा से अब तक सरलता से जटिलता होता आया है। ठीक है, ये उसकी विशेषता है। आगे हम लोग देखेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। इसमें विशेषताएं तो हैं लेकिन इसकी आलोचना भी की गई है। तो क्या किस प्रकार देखते हैं। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अस्पष्टता मतलब स्पष्ट नहीं है। तो द्वंद्वात्मक पद्धति स्वयं अपने आप में एक अस्पष्ट और खोखली पद्धति है जिसे कहीं भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, जबकि यही मार्क्सवादी दर्शन का मुख्य आधार है। दूसरा है द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण है। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो वाद प्रतिवाद व संवाद की व्याख्या की गई है वह सही नहीं है, वह दोषपूर्ण है, केवल कल्पना पर आधारित है। इतिहास एक विकास क्रम है जिसमें कोई अंतिम अवस्था नहीं होती, जबकि कार्ल मार्क्स द्वारा साम्यवादी व्यवस्था को अंतिम अवस्था मान लिया जाता है। तीसरा है मानवीय इतिहास केवल उच्चतम की ओर नहीं अग्रसर होता। तो द्वंद्वात्मक पद्धति इस दृष्टि से भी दोषपूर्ण है कि इसके अंतर्गत यह माना गया है कि मानवीय इतिहास हमेशा उत्थान की ओर विकास करता है, जबकि इतिहास में पतन का भी स्थान रहा है। नेक्स्ट है भौतिकवाद को अत्यधिक महत्व। तो मनुष्य का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि वह आध्यात्मिक और मानसिक सुख शांति को भी प्राप्त करना चाहता है। संसार की प्रत्येक घटना में यद्यपि आर्थिक तथ्य महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि केवल मात्र आर्थिक तथ्य ही इसमें निर्णायक होता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखें तो राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथ्य भी सक्रिय रहते हैं। वास्तव में कार्ल मार्क्स स्वयं भी स्पष्ट नहीं कर पाया है कि विकास क्रम के आधार आध्यात्मिक है या भौतिक।